नमस्कार बच्चों। आज से हम क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास सेट्स, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सेट्स आखिर क्या होते हैं। देखो बच्चों, क्या हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज जो मैथमेटिक्स है, आज का जो गणित है, ठीक है, उसका ये क्या है, एसेंशियल पार्ट है। टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स की जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी में क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, अब जो रिलेशन और फंक्शंस हैं उसमें क्या करा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन जो है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें अपन इसको और अच्छे से समझेंगे। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। ठीक है, तो जो ज्योमेट्री है, ठीक है, और सीक्वेंसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी है, इन सभी में क्या होता है, सेट्स का बहुतायत उपयोग किया जाता है। बच्चों, द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर। अब इनका जो कार्यकाल रहा, जो इनका जो समय रहा था वो 1845 टू 1918 तक। ठीक है, ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स व्हाइल वर्किंग ऑन problems on trigonometric series. In this chapter, we discuss some basics, definitions and operations involving sets. ठीक है, तो ये रहा है हमारे पास जॉर्ज कैंटोर। इन्होंने क्या करा था, सेट्स थ्योरी का प्रतिपादन किया था। सेट्स हम समझें उसके पहले तो अपन एक काम करते, कलेक्शन समझ लेते, क्योंकि कलेक्शंस जो हैं वही जो है उन्हीं की बेसिस पे सेट्स बनते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन कलेक्शंस आखिर होते क्या हैं। देखो बच्चों, ये नेक्सलेस का कोई कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब क्या होता है, समूह। ठीक है, कोई चीज़ों को इकट्ठा करके अपन क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कलेक्शन। ठीक है, तो ये एक कलेक्शन इस प्रकार से हो गया। ठीक है, बहुत सारे कलेक्शन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, जैसे क्रिकेट किट का कलेक्शन, एक कलेक्शन इस प्रकार भी हो गया क्रिकेट किट का। टिकट्स का कलेक्शन, जो स्टैम्प टिकट्स रहते हैं, ठीक है, उनका कोई कलेक्शन बना लेते हैं, है ना, उनको एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारे इकट्ठा करते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है कलेक्शंस होते हैं। अब सेट जो है, सेट की डेफिनेशन में क्या होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेट जो है, ठीक है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड। देखो यहाँ पर हमारे पास सेट्स में ये जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, इस डेफिनेशन में टू पार्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, कलेक्शन और वेल डिफाइंड। मतलब ये कलेक्शन तो है, सेट क्या है, एक कलेक्शन है, लेकिन कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर याद रखने वाली बात है। तो अपन क्या बोलेंगे, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स तो अपने को मालूम होते हैं, वस्तुएं या संख्याएं भी हो सकती हैं इनकी जगह। ठीक है, राइट डाउन एनी 2 days ऑफ अ वीक। अब हम क्या करते हैं कि कोई कोई वीक है, उस वीक के 2 दिनों को अपने को यहाँ पे लिखना है। अगर मैंने मान लो ऐसा बोल दिया, क्या बोला कि राइट डाउन एनी 2 days ऑफ अ वीक। ठीक है, किसी सप्ताह के 2 दिनों को लिखिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भैया, मान लो बहुत सारे जो लोग हैं, अलग अलग लोग क्या करेंगे, ये अलग अलग दिन लिखेंगे। मान लेते रमेश नाम का कोई लड़का है, ठीक है, तो वो क्या लिख देता है, वो संडे और मंडे लिख देता है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं महेश नाम का कोई लड़का है, वो क्या लिख देता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे लिख देता है। ठीक है, उसके बाद कोई राजेश नाम का लड़का है, वो क्या लिख देता है, संडे और वेडनेसडे लिख देता है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, है तो ये दोनों कलेक्शन ही, ठीक है, ये संडे और मंडे का कलेक्शन बन रहा है। एक महेश जो बना रहा है कलेक्शन, वो ट्यूसडे और वेडनेसडे का कलेक्शन बना रहा है। राजेश जो है वो संडे और वेडनेसडे का कलेक्शन बना रहा है। मतलब ये कलेक्शन तो है, लेकिन ये क्या वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि राइट डाउन टू एनी डेज ऑफ अ वीक, और रमेश जो है वो कोई अलग ही उत्तर दे रहा है।
रमेश जो है वो कोई अलग ही उत्तर दे रहा है, महेश जो है वो कोई अलग उत्तर दे रहा है, और राजेश जो है वो कुछ अलग ही बोल रहा है। मतलब तीनों के व्यूज़ यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, तीनों के जो व्यूज़ हैं या तीनों के जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है, सेम नहीं है। जबकि वेल डिफाइंड कनेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसी एक और नया क्वेश्चन अपन बनाते हैं यहाँ पर। राइट डाउन 2 डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग विथ एस। ठीक है, एस से शुरू होने वाले कोई 2 डे अपने को यहाँ पर लिखना है। अब देखो कोई भी हो, राजेश हो, महेश हो, ठीक है, या रमेश हो, अब वो तीनों जो है जो डे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे देखो रमेश लिखेगा संडे और सैटरडे लिखेगा, करेक्ट है। उसके बाद महेश क्या लिखेगा, महेश को भी यही लिखना पड़ेगा, क्या, सैटरडे या संडे। ठीक है, संडे लिखे सैटरडे लिखे। उसके बाद क्या, राजेश लिखेगा संडे और सैटरडे। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, रमेश के लिए भी 2 डेज जो होंगे वो कौन से होंगे, संडे और सैटरडे होगा। महेश के लिए जो होगा वो भी संडे और सैटरडे ही होगा। राजेश के लिए जो होगा वो भी संडे और सैटरडे ही होगा। ठीक है, अब इसका क्रम जो है, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो चाहे आगे पीछे कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन दोनों में कॉमन ही रहेंगे, संडे और सैटरडे सभी में कॉमन है। मतलब सबका आंसर जो है वो एक जैसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो एक जैसा आंसर रहेगा ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। क्यों वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया था, क्या डिफाइन कर दिया गया था कि जो भी डे हो वो एस से ही स्टार्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया था। इसलिए ये जो दोनों तीनों थे ये कुछ भी आंसर दे रहे थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार से आंसर दे रहे थे, जबकि यहाँ पे बता दिया गया था कि एस से ही स्टार्ट होना चाहिए, और ऐसे केवल 2 ही दिन होते हैं, है ना। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये क्या है, नॉट अ सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये नॉट अ सेट, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा भैया, दिस इज अ सेट। ठीक है, दिस इज अ सेट। तो आई होप आपको सेट की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बच्चों अपन सेट्स के कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सेट, ठीक है, और ये डेफिनेशन अपने को मालूम ही है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, है ना। तो एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो क्या है, 10 से छोटे, लेस देन 10 मतलब कम, 10 से कम कौन से नंबर देखना है अपने को, ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पर कैसे नंबर्स लेना है, जो कि ऑड हो, मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स, और क्या है, लेस देन 10, क्या होंगे वो, 1 3 5 7 9, मतलब 10 से कम नंबर आ गए। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास ये क्या होंगे भैया, ये सेट्स होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास, है ना। नंबर 2, द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो भी रिवर्स होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज मान ले लिख देते हैं अपन, क्या, गंगा, यमुना, नर्मदा, ठीक है, वो ऐसे लिखते जाओ, तो ये सब क्या होंगे भैया, ये सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, द vowels in the English alphabet नेमली ए ई आई ओ यू, है ना, ये हमारे पास क्या, उच्चारण पे मत जाइएगा, ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है मेरा, बाउल, है ना, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ, कोई भी हो जिससे भी आप पूछोगे कि भैया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉयल्स बताइए आप, तो वो क्या बताएंगे, वो यही बताएंगे, ए ई आई ओ यू ही बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरे नहीं बताएंगे वो। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड सेट हो गया। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स जो हैं भैया उनके क्या है, बहुत सारे जितने भी अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन, वो भी क्या होगा भैया, हमारे पास सेट होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, ठीक है, अब 210 का प्राइम फैक्टर्स जो है वो अपन देखेंगे वो यही होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं
210 इसके प्राइम फैक्टर किसी को भी बोलोगे आप, कोई भी व्यक्ति हो जिसको अगर प्राइम फैक्टर्स आते हो, निकालना आते हो, फैक्टर्स करना आते हो, उससे बोलोगे भाई 210 के प्राइम फैक्टर्स बताओ। ठीक है, किसी से भी बोलो, कोई से भी व्यक्ति से, रमेश से, महेश से, सुजेश से, ये किसी से भी बोलो तो वो यही निकाल के बताएगा। ठीक है, ये फिर 2 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से ठीक है, तो ये 2 3 5 7 ये होगा, 2 3 5 7 सभी के लिए यही नंबर आएंगे। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसका क्या करना है, अपने को सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन अगर मान लो जिसको आता होगा, भैया सारे बच्चों से, ठीक है, 10th वाले ने बच्चों ने जो पास कराया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है भैया, वो जिसने को भी आती है अच्छे से सॉल्व करना, तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन निकालेगा। वो सब क्या निकालेंगे, 2 और 3 निकालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि इनके अलावा और कोई 2 और दूसरे जो इसका सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट अ सेट वो देख लेते हैं। देखो, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बॉयज इन योर स्कूल। अच्छा भैया, अब यहाँ पे देख रखा है क्या, मोस्ट टैलेंटेड बॉयज, ठीक है, इन योर स्कूल। आपके जो स्कूल है उसके मोस्ट टैलेंटेड बॉयज का जो कलेक्शन है वो सेट होगा या नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दो, क्योंकि जो मोस्ट टैलेंटेड बॉयज जो है, ये इसकी जो डेफिनेशन है हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, किसी को अगर मान लो कोई सिंगर अच्छा लगता हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, जो सिंगिंग में अच्छा लड़का होगा, ठीक है, वो क्या लगेगा, उसको टैलेंटेड लगेगा। कोई जो बच्चा है जिसको पोएम अच्छी लगती हो, पोइट्री अच्छी लगती हो, तो जो कोई बच्चा होगा जिसको पोएम बोलना अच्छा लगता हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो पोयम वाला बच्चा ही अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर मान लो कोई क्रिकेट खेलता है, जिसको क्रिकेट पसंद है, ठीक है, तो उसको क्रिकेट खेलने वाला लड़का क्या होगा, वो टैलेंटेड नजर आएगा। मतलब जो टैलेंट की परिभाषा है ना भैया, जो टैलेंट की डेफिनेशन है ना, हर बच्चे के लिए अलग अलग होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टैलेंट की जो परिभाषा है सभी बच्चों के लिए एक जैसी हो। ठीक है, अब चूंकि सभी बच्चों के लिए जो टैलेंट की परिभाषा है, ये जो टैलेंट की डेफिनेशन है, वो अलग अलग होती है, इसलिए उससे जो कलेक्शन बनेगा, ठीक है, वो एक जैसा नहीं रहेगा। जब वो कलेक्शन एक जैसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है भैया, कि ये एक सेट नहीं होगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स विच आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, इनका कलेक्शन। तो यार ये तो सबके लिए अलग अलग बात हो गई है ना। किसी को मान लो शेर डेंजरस लगता है, तो किसी को चीता डेंजरस लगता है, ठीक है, किसी को एलिफेंट डेंजरस लगेगा। तो इस प्रकार से जो डेंजरस एनिमल है उसकी डेफिनेशन जो है वो हर बच्चों के लिए अलग अलग होती है। अच्छा, कोई कोई से बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि कॉकरोच से डरते हैं, है ना, और कोई से बच्चे ऐसे रहते हैं जो घर में छिपकली से भी डरने लगते हैं। ठीक है, तो कोई कॉकरोच से डर रहा है, कोई छिपकली से डर रहा है, जरूरी नहीं है कि छिपकली से डरने वाला कॉकरोच से डरे, कॉकरोच से डरने वाला छिपकली से डरे। ठीक है, तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग डिफाइन होते हैं। ठीक है, इसलिए इनसे बनने वाला जो कलेक्शन होगा वो भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा भैया, अब ये बेस्ट फुटबॉल, फुटबॉल तो मेरे को खेलना ज़्यादा आती नहीं है, ना ही मैं उसको देखता हूँ, ना ही मुझे पसंद है। ठीक है, लेकिन वो कोई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पसंद होगा, तो किसी को कोई फुटबॉलर जो होगा, है ना, पेले वगैरह, मेसी और नए कौन कौन से फुटबॉलर रहते हैं, सबको अलग अलग फुटबॉलर रहते होंगे वो क्या होंगे, पसंद होंगे। ठीक है, तो बेस्ट फुटबॉलर की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इससे जो बनने वाले कलेक्शन होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सीधी सी बात, तो अपन याद रखो कि बहुत सारे लोग हैं, अगर वो कोई कलेक्शन बना रहे हैं और वो सारे कलेक्शन एक जैसे ही बन रहे हैं, ठीक है, तो वो सेट हैं। और अगर मान लो बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, वो कुछ कलेक्शन बना रहे हैं और उनके कलेक्शन क्या हो रहे हो, अलग अलग बन रहे हो, अलग अलग बन रहे हो, ठीक है, तो वो सेट नहीं होंगे। ठीक है, बस इतनी सी चीज अपने को याद रखनी है।
कलेक्शन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये बेस्ट म्यूजिशियंस जो हैं उस वो भी नहीं होगा भैया कलेक्शन। क्यों नहीं होगा सेट? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेट? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग म्यूजिशियन जो होगा वो उसको बेस्ट लगेगा। ठीक है, इसलिए जो है सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, हाँ ये बढ़िया है। तो ये तो भैया 100% नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास में पूछ लेना। क्लास में पूछ लोगे, क्या पूछ लोगे कि भैया तुमको कौन सा क्रिकेटर अच्छा लगता है। ऐसा तुम्हारे सर से पूछोगे तो बोल देंगे भैया मेरे को सचिन, है ना, और कपिल देव, सुनील गावस्कर ये अच्छे लगते थे। आज के किस बच्चे से पूछोगे, आपसे अभी पूछेंगे तो बोलेगा रोहित शर्मा, है ना, और क्या दूसरा भी कोई नाम है। ठीक है, तो सबके लिए जो क्रिकेटर होंगे, ठीक है, वो अलग अलग क्रिकेटर जो होंगे वो किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को बुरे लगेंगे। तो इन क्रिकेटरों का जो आप कलेक्शन बनाओगे ना, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेट नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने को केवल एक ही चीज़ याद रखना है, वो ये कि अगर मान लो कोई कथन कहा जाए, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दिया जाए और उस स्टेटमेंट को अगर अपन बहुत सारे लोगों के व्यू से देखें और उन सभी का आंसर एक जैसा आए, ठीक है, तो वो सेट होगा। ठीक है, और अगर मान लो उनका व्यूज जो है वो सबके लिए अलग अलग आए, ठीक है, तो वो इस प्रकार का जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा। सिर्फ इतनी बात अपने को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, we give below a few more examples of sets used particularly in mathematics। ये वाले अब जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं बच्चों, इन एग्जाम्पल्स को अपने को क्या करना है, थोड़ा सा याद भी रखना है। ठीक है, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स का उपयोग अपने को पूरे मैथमेटिक्स में आगे होने वाला है। ठीक है, जैसे कि क्या, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अब जितने भी इंटीजर्स हैं उनका क्या है यहाँ पर सेट। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या है, जिनको अपन पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में क्या आते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स सभी आ जाते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, द सिंबल्स फॉर द स्पेशल सेट्स गिवन अबाउ विल बी रेफर्ड टू थ्रू आउट दिस टेक्स्ट। ठीक है, अब ये सारे के सारे अपने को याद रखना है। जो एन है, ठीक है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूज किया जाता है। जेड जो है, जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे ही क्यू, आर, जेड प्लस, ये सब अपने को क्या करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, इनको अपने को अच्छे से याद रख लेना है। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। अब ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ इनको ये अपने को क्या करना है भैया, याद रखना है, नोट करना है और मेमोराइज करना है। सीधी सी बात है। नंबर 1, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। फिर ध्यान दें, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु, एलिमेंट्स उसके अवयव, और मेंबर्स मतलब उसके सदस्य। ठीक है, ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स, मतलब ये जो तीनों टर्म्स हैं वो क्या है भैया, एक ही है। चाहे ऑब्जेक्ट बोल लो, चाहे एलिमेंट बोल लो, चाहे मेंबर्स बोल लो, करेक्ट है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सेट जो है उसको अपन क्या करेंगे, कैपिटल लेटर के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट है, ये अपने को याद रखना है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए, कॉमा बी, कॉमा सी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा। If A is an element of a set
ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्या बोलेंगे अपन इसको, ए बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है ना, मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू ए का मतलब होता है ए इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए, ठीक है, कैपिटल ए, ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए। द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का सिंबल है, ठीक है, इज यूज्ड टू डिनोटेड द फ्रेज बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू जो है उसको डिनोट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाएगा भैया, एप्सिलॉन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास इसको है, इसको अपन क्या लिख सकेंगे, ए बिलोंग्स टू ए को अपन इस प्रकार लिखेंगे, थस वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और इसको इस प्रकार भी बोला जा सकता है कि ये कैपिटल सॉरी स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, या इसका एक ऑब्जेक्ट है, या इसका एक एलिमेंट है, ठीक है, या इसको क्या पढ़ सकते हैं अपन, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, करेक्ट है। इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, तब अपन इसको क्या लिखेंगे, बी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ये जो एप्सिलॉन है इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। रीड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो ये क्या पढ़ेंगे अपन इसको, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर अपन ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, थस इन द सेट वी ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, हमारे पास ये जो वी है, ठीक है, ये वी आ गया है ना, ये क्या बोल रहा है, सेट ऑफ वॉवेल्स, क्या होगा भैया, ए ई आई ओ यू, ये सेट होता है, ठीक है, वॉवेल्स का। अब अपन यहाँ पर ध्यान देंगे अपन कि जो ये ए है, ये ए है, ये क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू वी कर रहा है, बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, ठीक है, मतलब ये जो बी है, इसमें बी दिख रहा है क्या, देखो वॉवेल्स का जो हमारे पास कलेक्शन है, सेट है जो, वो क्या है, ए ई आई ओ यू, इसमें ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो अपन ने क्या लिखा, ए बिलोंग्स टू वी एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं अब अपन, इन द सेट पी ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 3 बिलोंग्स टू पी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, करेक्ट है। अब ये देखो यहाँ 30 के हम क्या कर लेते हैं भैया, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, ये रहा 30 और 30 के प्राइम फैक्टर करते हैं अपन, ये हो जाएगा 15 और फिर हो जाएगा भैया 3 से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या आ रहा है इसके प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास क्या, 2 3 5, ठीक है। अब इसमें 3 तो बिलोंग कर रहा है इससे, ये रहा 3, ये तो क्या कर रहा है, इसका पार्ट है पी का, प्राइम फैक्टराइजेशन का, बट 15 है क्या, 15 नहीं है, तो अपन ये क्या लिख सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू पी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, करेक्ट है। अब उसके बाद अपन देखते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास सेट्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इनको डिनोट करने के लिए कितने मेथड होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, कोई सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड होती हैं, ठीक है। कौन सी 2 मेथड हैं वो, नंबर 1 रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा भैया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों फॉर्म्स जो हैं इनको अपन क्या करते हैं, बारी बारी यहाँ पर समझ लेंगे। चलिए नंबर 1 देखते हैं अपन, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed, the elements are being separated by commas and are enclosed within braces, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पर मंझला वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है, इसको करली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये करली ब्रेसेस से क्या करा जाता है, इनको
कवर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है। तो जो लेस देन 7 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इवन वाले, ठीक है, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर हैं साथ ही साथ में इवन नंबर भी हैं। लेस देन 7 क्या होंगे? 2, 4, 6 होंगे, ठीक है। अपन ने क्या करा, इसको जो फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको करली ब्रेसेस में 2, 4, 6 लिख देंगे। अर्थात जो भी एलिमेंट्स आते हैं उन सभी एलिमेंट्स को ये जो करली ब्रेसेस हैं, ठीक है, इनके अंदर लिखते हैं और साथ ही साथ में क्या करते हैं, कॉमा से उसको सेपरेट कर देते हैं। करेक्ट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन अ सेट इन रोस्टर फॉर्म आर गिवन बिलो, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं अपन, नीचे लिखना था, यहाँ पे वापस एक बार और लिख लेते हैं अपन। देखो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42 इज, ठीक है, जो 42 को डिवाइड करते हैं, ऐसे सारे नेचुरल नंबर अपने को लिखना है, ठीक है। तो 42 को कौन डिवाइड करता है बच्चों? 1 डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3, 1 बचा यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। तो 3 4 जा 12, तो 3 भी डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करता है, 7 डिवाइड करता है, 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 21 से भी डिवाइड हो जाएगा और 42 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो जिन जिन से डिवाइड होता है उन सबको क्या करते हैं अपन, करली ब्रेसेस में लिख देते हैं और उनको क्या करेंगे, कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, नोट इन रोस्टर फॉर्म the order in which the elements are listed is immaterial. Thus, the above set can also be represented as 1, 3, 7, 21, 2, 6, 14, 42, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है, करली ब्रेसेस में जो भी नंबर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं होता है, तो भी उसका वही मतलब होता है, ठीक है। ऑर्डर अगर मान लो इसमें चेंज भी हो जाए तो भी इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर इस वाले सेट का है, ठीक है, जो मतलब इस वाले सेट का है वही मतलब क्या होगा, इस वाले सेट का भी होगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल वॉयल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अपने को मालूम है भैया, A, E, I, O, U, ठीक है, लिख लेते हैं, है ना। ये करली ब्रेसेस में है, यहाँ पे लिखा A, E, I, O, U, ठीक है। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो यहाँ पर सेट ऑफ, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑड बोल रहा है, तो ऑड क्या हो गया? 1 3 5, ये लिखा अपन ने, ये करली ब्रेसेस में लिख दिया इसको, 1, 3, 5, डेज डेज डेज, मतलब अब सॉन, ये चलते रहेगा चलते रहेगा, जहाँ तक आपको गिनती आती हो लिखते चलो, जिंदगी भर लिखते चलो, खत्म नहीं होंगे, ठीक है। द डॉट्स टेल अस, ठीक है, अब इसका मतलब देखना है अपने को, है ना। द डॉट्स, ये डॉट्स टेल अस दैट लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इनडेफिनेटली, ठीक है, इनडिफाइनेटली, मतलब क्या, ये चल, अभी हाल बता ही दिया ना मैंने आपको, चलते रहो जिंदगी भर चलते रहो, कोई खत्म ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो उसका यही मतलब है। अब यहाँ पे नोट देखते हैं अपन, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पर देखा, कोई भी जो एलिमेंट है या कोई भी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। फिर याद रखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में जो भी अपन सेट लिख रहे हैं उस सेट के जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ लेटर्स
फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, स्कूल बनाने वाला, ठीक है, एक अपन क्या करते हैं, शब्द ले लेते हैं और शब्द के कुछ लेटर्स ले लेते हैं। इस लेटर्स में क्या है, ACHOOL। अब ये ओ दो बार लिखा है, एक बार लिखेंगे अपन इसको केवल बस सेट अगर बनाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि एक वाला ओ तो अपन लिख ही चुके रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, एज, ACHOL, ठीक है। ये वापस मैंने अभी हाल क्या बताया आपको कि ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ओ दो बार है तो इसको क्या कर लो, एक बार लिख लो केवल बस, ठीक है। अब इसी को अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसके जो ऑर्डर हैं, ठीक है, इसके जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या लिख सकते हैं अपन, HOLCS, ठीक है। और इन दोनों का एक ही मतलब होगा, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, सेट होंगे, जो कि स्कूल के अंदर आए हुए लेटर्स से बनेंगे। हियर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स हैज नो रिलेवेंस, ठीक है, कोई रिलेवेंस नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, उधर भी लिखते चलो, है ना। एस की जगह एच लिख दो, एच की जगह सी लिख दो, ठीक है, ओ लिख दो, एल लिख दो, कोई मतलब नहीं रहेगा, बस खाली ये है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, ACH, वापस से एक और बार एच नहीं लिख सकते, इसमें ओ है, इसको वापस से ओ नहीं लिख सकते अपन ने, एक ही बार लिखना है बस खाली। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है भैया, ठीक है, इन set builder form all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set, ठीक है। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन द सेट A, E, I, O, U all the elements possess a common property, namely each of them is a vowel in the English alphabet, ठीक है। इनकी सभी की कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये अल्फाबेट के क्या है, वॉवेल्स हैं, ठीक है। एंड नो अदर लेटर पॉसेस दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अपने को सीधी सीधी बात है कि इसमें सेट जो भी बनेंगे ना बच्चों, सेट में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन सभी की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, वही रहेगी जो हमें बताई गई हो, ठीक है, या जिस पर्पज से इसको बनाया गया हो, है ना। डिनोटिंग दिस सेट बाय वी राइट, ठीक है, करली ब्रेसेस लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे V इज इक्वल टू, करली ब्रेसेस लगा देंगे अपन दोनों, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में भी करली ब्रेसेस में आ रहे थे, इसमें भी आएंगे, तो ये करली ब्रेसेस तो कॉमन ही है, तो लगना ही लगना है। अब इसको लिखेंगे अपन x, सच देट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। आ रही बात समझ में। द सेट V इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल x, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल x सच देट x इज अ वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। करली ब्रेसेस में लिखना है नंबर 1, नंबर 2 इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये सब जगह कॉमन रहेगा, ये सब जगह कॉमन रहेगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है सच देट, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा यहाँ पर, सच देट, ठीक है। और x इज अ, अब उसके बाद ये जो भी लिखा हो वो लिख देंगे, x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, करेक्ट है। तो ये रोस्टर सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इन दिस डिस्क्रिप्शन द ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, ब्रेसेस जो है उसको क्या कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, या क्या मानते हैं अपन, द सेट ऑफ ऑल, ठीक है। द कॉलन स्टैंड्स, अब जो कॉलन है उसको क्या बोलते हैं अपन, सच देट, ठीक है, जो कॉलन बने हुए थे अपन ने उसको क्या पढ़ा, सच देट, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल द सेट, ये देखो A इज इक्वल टू, ये यहाँ पर हमारे पास क्या है भैया, ब्रेसेस हैं, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच देट
एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड क्या है, एक्स जो है वो भैया क्या है, एक्स 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। एक्स इज अ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, ओके। इज रीड एस, पढ़ी बता ही दिया मैंने क्या पढ़ना है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये हो गया सच दैट, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10, वही लिखा अपन ने, जो यहां पर लिखा है वही तो लिख दिया, एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10, ठीक है। अब 3 एंड 10 के बीच में लाइज कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है तो भैया ये 3 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। दूसरी बात नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, तो ये सॉरी, ये तो हाँ क्या जाएगा, 3 से ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 10 से क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं हैंस द नंबर्स 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, करेक्ट है। ये अपने को समझ में आती है बात, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, सम मोर एग्जांपल्स। क्या होगा भैया, ए इज ए द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, ठीक है, जो अपन ने वहां पे देखा था अभी रोस्टर फॉर्म में, है ना, ठीक वैसा का वैसा है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, ठीक है, इसको ऐसा पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, p इज इक्वल टू, ठीक है, करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है y, ठीक है, तो क्या अपन क्या देखेंगे, p इज द सेट ऑफ ऑल x, ठीक है, सॉरी y है ना यहाँ पर, यहाँ x था इसलिए x का, यहाँ पर y ऑफ y सच दैट y इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, करेक्ट है। ये अपन ने लिख भी दिया यहाँ पर। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं अपन, c इज इक्वल टू, ठीक है, z ठीक है, क्या c इज अ सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज एन ऑड नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, आपकी जो नोटबुक है उस नोटबुक के सॉरी एग्जाम्पल्स जो है उनको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है उनको यहाँ पर अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसे देंगे बच्चों, यहाँ पर अपन एक लिख लेते हैं, द गिवन इक्वेशन इज, अब जो इक्वेशन दे रखी है इसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर लास्ट में -2 है और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 के साथ तो आएगा 2, लास्ट में साइन दिख रहा है अपने को माइनस, ठीक है, माइनस साइन दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस करने पर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए 2, तो यहाँ पर से होता है 2 इंटू 1 देट इज, ये हो गया 2 और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ जो इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस और ये इसको लिख देता हूँ मैं 2 माइनस 1, ठीक है, एक्स का जो कोएफिशिएंट 1 है उसको क्या लिख दिया मैंने 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x
और ये हो जाएगा -x-2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे अपन, पेयर बनाएंगे दो दो टर्म्स के, ठीक है। और पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इनको जो भी कॉमन निकल रहा होगा कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, ये लिखा मैंने x, अंदर आ जाएगा हमारे पास x+2। यहाँ से -1 कॉमन निकल रहा है, अंदर आ जाएगा x+2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या हो गया, ये x+2 और x+2 ये एक जैसा नंबर है, इनको अपन बाहर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कॉमन लिया, आ जाएगा x+2 और ये आ जाएगा यहाँ पर x-1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा बच्चों, x+2 इज इक्वल टू 0 होगा और x-1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1। करेक्ट है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास x की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा भैया, -2 और 1। करेक्ट है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, हैंस सेट इज इक्वल टू, ठीक है, करली ब्रेसेस और क्या आ जाएगा यहाँ पर -2, 1 और यही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। करेक्ट है, आई होप आपको ये वाला जो एग्जांपल है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 2। राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² लेस देन 40, ठीक है। इसका अपन को क्या करना भैया, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये जो हमारे पास दे रखा है x जो है वो इस प्रकार से है कि x² जो है भैया 40 से कम है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर अपन देखते हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर जो है भैया, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर जो है हमारे पास हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 और 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 25 और 6 का स्क्वायर जो हमारे पास हो जाएगा भैया 36, ठीक है। और 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा क्या, 49, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर है वो 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 40 से कम होना चाहिए, तो ये 49 तो भैया ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम करो, इस वाले को क्या करो, हटा दो, ये अपने कोई काम का नहीं। हमारे काम की क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये अपन क्या कर लेंगे, करली ब्रेसेस से इसको बंद कर देंगे और यही क्या होगा भैया, हमारा आंसर होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3। राइट द सेट ए, ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25 डेज इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अपने को इसका क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारे पास, ये है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना भैया, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 5 का स्क्वायर होता है यहाँ पर हमारे पास 25, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 36 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन क्या, 1 स्क्वायर, इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ऐसे एक काम कर सीधे लिख ही देते हैं, वी में राइट द सेट एस सेट ए नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं अपन ए एस, ठीक है। अब किस प्रकार से लिखेंगे अपन इसको, देखो ए हो गया, करेक्ट है। यहाँ पर लिखते हैं अपन करली ब्रैकेट में, ये एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो स्क्वायर हो रहा है ना, ये 1 का स्क्वायर,
ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स सच देट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और क्या करो, इसको बंद कर दो, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, एक तरीका अपन यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स टू द पावर 2 या सॉरी एन टू द पावर 2। यहां लिखते हैं, ये लिखा अपन ने एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इतना लिख दोगे तो भी आंसर पूरा आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये दो तरीके हमारे पास होगा लिखने के, है ना। अब देखो यहाँ पे एन स्क्वायर मतलब क्या, एन की जगह अपन 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, जहाँ पर क्या है, एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लिखते जाओ तो ये आते जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, वी सी दैट ईच नंबर इन द गिवन सेट इज द न्यूमरेटर 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, जो उसका न्यूमरेटर है वो क्या, डिनोमिनेटर से क्या है भैया, एक कम है, ठीक है। आल्सो द न्यूमरेटर बीइंग फ्रॉम 1 एंड डू नॉट एक्सीड 6। 1 से क्या हो रहा है, ये 6 तक चल रहा है, ठीक है। सारी बात समझ में। तो अपन एक लिखेंगे, हैंस इन द सेट बिल्डर फॉर्म द गिवन सेट इज, देखो यहाँ ध्यान से, ये सपोज अपन क्या करते हैं, सेट को अपन ए मान लेते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट में लिखते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, सबसे पहले तो लिखते हैं एक्स सच देट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मान लो सपोज भी इसको एन मान लूँ, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास n+1, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या मान लें अपन, यहाँ पर 2 मान ले, तो ये हो जाएगा n+1 दैट इज 2+3, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, n/n+1, करेक्ट है, ये हो गया। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये भी लिख देते हैं, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। और क्या हो रहा है, देखो 1 से 6 के बीच में हो रहा है, n जो है क्या है, 1 और 6 के बीच में, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, ठीक है। और यहाँ लिखता हूं मैं थोड़ा सा आगे, एंड n क्या है, 6 से बराबर है और 6 से छोटा है, तो ये लिख दिया अपन ने लेस देन और इक्वल टू 6। और n क्या है, n जो है 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये लिखा अपन ने 1, ठीक है, और ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। करली ब्रेसेस क्या कर दिया अपन ने, क्लोज। तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5, ठीक है। क्या हमारे पास, मैच ईच ऑफ द सेट on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। तो अपने को क्या दे रखा भैया, एक तो रोस्टर फॉर्म दे रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। इससे अपने को मैच करना है। सबसे पहले देखो क्या है, प्रिंट P R I, N, C, A, L, प्रिंसिपल में बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरे को पहले से ऐसा भास हो गया था कि प्रिंसिपल की जो है क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है, करेक्ट है। तो ये देखो ये फर्स्ट है ना, और ये क्या है हमारे पास, डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल के जो हमारे पास लेटर हैं, ठीक है, उनसे क्या बना हुआ है, ये नंबर बना हुआ है। तो ये हमारे पास सेट जो है 1 का क्या हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अपन चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का क्या है भैया, 1 का हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं 0, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या भैया 0 के बराबर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। एक काम करो, इसको बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं अपन यहाँ पर ये सेकंड वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 9 कॉमा सॉरी माइनस 9 कॉमा 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने को क्या है, सॉरी ये 9 है ना, इसको 3 लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये 3,3 ये दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो ये जो b वाला है इसके बराबर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे b लिख के अभी छोड़ देते हैं अपन, बाद में देख लेंगे, ठीक है। और तीसरा और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 9 18, ठीक है। तो ये क्या बन सकता है भैया, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 18। देखो 18 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है 9 टाइम, 3 से डिवाइड किया जा सकता है 6 टाइम, और 6 से डिवाइड किया जा सकता है हमारे पास 3 टाइम, 9 से डिवाइड किया जा सकता है 2 टाइम, 18 से डिवाइड किया जा सकता है 1 टाइम। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये वाला ए, ठीक है। तो अब स्वाभाविक जो बच रहा है हमारे पास, ठीक है, वो सी बच रहा है, किसके लिए, 2 के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर से देखो, अगर क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1, अगर मान लो इस एक्स की जगह अपन क्या लिख दें, 0 लिख दें, सपोज 0 लिख दें, तो क्या होगा 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तब ये वाला जो हमारे पास टर्म से ये क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो क्या है, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। x इज एन इंटीजर एंड, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर से आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका जो सही मैच होगा वो क्या होगा, वो सी होगा। तो ये लिख दिया अपन ने सी। उसके बाद थर्ड का अपन ने देख ही लिया है, थर्ड वाला जो है हमारे पास, थर्ड का जो सही मैच होगा, थर्ड का जो सही मैच होगा वो क्या होगा, ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन ए, करेक्ट है। फोर्थ का सही मैच क्या होगा, फोर्थ का सही मैच हो रहा है हमारे पास बी, ठीक है, ये बी। तो ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स थे। आई होप 4 के 4 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में क्लास 10th नहीं, क्लास 11th में, ठीक है। 10th तो पास कर चुके आप लोग, है ना। तो 11th वाले बच्चों के लिए, 11th में जो बच्चे चले गए हैं उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।